आज हम पढ़ते हैं हिंदी का सामान्य परिचय। का सामान्य परिचय। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसका सामान्य परिचय अति आवश्यक होता है। सबसे पहले हम हिंदी का एक विकास क्रम होता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले विकास क्रम, उसके बाद उसमें देखेंगे हिंदी शब्द का अर्थ। हिंदी शब्द का अर्थ सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिला? पुस्तक या ग्रंथ में हमें हिंदी शब्द मिला। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये सामान्य जानकारी से होनी चाहिए हमें हिंदी पढ़ने के लिए। और जैसे हम व्याकरण की शुरुआत करेंगे तो प्रथम हिंदी व्याकरण, प्रथम हिंदी व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? व्याकरण ग्रंथ के लेखक अर्थात लिखने वाला कौन था? ये सामान्य सी जानकारियाँ हम सभी को पता होनी चाहिए कि भाई हिंदी शब्द का क्या अर्थ है, हिंदी शब्द में सर्वप्रथम कहाँ से मिला और इसका विकास क्रम कैसे हुआ, हिंदी शब्द का अर्थ क्या है, किस पुस्तक में सर्वप्रथम हमें हिंदी शब्द मिला। ये सब हम जानने के लिए हमें सभी बताया कि एक नदी थी, सिंधु नदी। कोई भी सभ्यता हमेशा ज़्यादातर नदी के किनारे ही विकसित हुई है। तो हम सिंधु नदी के किनारे होने वाली, सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के किनारे आर्य अर्थात हिंदू रहने वाले सिंधु कहलाए, सिंधु कहलाए। आपको ये भी ज्ञात होगा कि भारत का संबंध पश्चिमी देशों से था और पश्चिमी देशों की एक विशेषताएं मान लीजिए या बोलने की प्रकृति मान लीजिए, वो स को है बोलते थे और ध को द बोलते थे। इस प्रकार हमारे पास शब्द आया सिंधु से, क्या बना? स से है का ही, न का न और ध का द, हिंदू। सिंधु से हमारे पास हिंदू बना। और हिंदू, जिस प्रकार हम भाषा किसी व्यक्ति का निर्धारण करते हैं कि भी ये नेपाल से है, इसकी नेपाली बोलते हैं, अमेरिका है तो अमेरिकी बोलते हैं, बंगाल से है तो बंगाली बोलते हैं, इसी प्रकार ये हिंदू आया हमारे पास। तो इसका विकास क्रम इस प्रकार से होगा, जैसे सिंधु क्रम विकास, हिंदू। फिर जैसे कहते हैं, कोई एक दूसरे को कहते हैं कि ये कि कहाँ का है, कि हिंद का वासी है, हिंद का है। तो हमें बाद में मिला कि हिंद का। यहाँ तक कई दिनों तक ये चलता रहा कि ये कहाँ का वासी है, हिंद का। और इसके बाद में विकास क्रम में हमारे पास रहा हिंद शब्द आया और हिंद शब्द में हमें ई मिला, ई प्रत्यय मिलाया और हमारे पास हिंदी शब्द आया। यहाँ हमारे शब्द हिंदी प्राप्त हुआ, सर्वप्रथम हमें हिंदी शब्द प्राप्त हुआ। अब रहता है कि किसी हिंदी में दो प्रकार के शब्द होते हैं, शब्द सार्थक और निरर्थक। इन शब्दों का हिंदी में कोई लेन देन नहीं होता है, केवल और केवल सार्थक शब्दों का। हिंदी में कोई भी शब्द है उसका निश्चित रूप से आपको परिभाषा, अर्थ या उसका परिभाषित करने को आपको अर्थ ज्ञान होना चाहिए। तो इसी प्रकार हमारे पास हिंदी शब्द है
कोई भी शब्द उसका अर्थ जरूर होगा। तो हिंदी शब्द का क्या अर्थ होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं हिंदी शब्द का क्या अर्थ होगा। हिंद का, जैसे हिंद का अर्थात हिंद वासी, इसको हिंद का वासी, अच्छा हिंदुस्तान वासी भी कह सकते हैं हम। ये यहाँ तक हमें पता चला कि हिंदी शब्द का अर्थ इसका। अब एक शब्द ये भी आता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का, ये कई बार पूछा जाता है हमें, किस भाषा का शब्द है। हम प्राय ये सोचते हैं कि हिंदी संस्कृत से निकली है इसलिए संस्कृत भाषा का शब्द है, जबकि ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, ये शब्द है, आप सोचिए किसका होगा। हम अब इससे पहले ये सोचते हैं हम किस पुस्तक में मिलता है। सर्वप्रथम हमें ये किस पुस्तक में हिंदी शब्द मिलता है, तो ये हमें मिलता है सर्वप्रथम जफरनामा में। जफरनामा में हमें हिंदी शब्द मिलता है। किस पुस्तक में हिंदी शब्द में सर्वप्रथम मिलता है? जफरनामा में मिलता है। जफरनामा के लेखक कौन है ये भी हमें ध्यान होना चाहिए कि वो पुस्तक तो हमें पता है जफरनामा है, लेकिन जफरनामा के लेखक कौन है, किसने लिखा था, तो हम ये आपको बताएंगे कि ये इसके लेखक थे सरफुद्दीन यज़दी। सरफुद्दीन यज़दी ये एक व्यक्ति था। ये कौन था इसके बारे में एक छोटा सा परिचय ये बता दूं आपको। ये तैमूर लंग का पुत्र था। तैमूर लंग का पुत्र था। ये जानना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दूं। ये सरफुद्दीन यज़दी ने जफरनामा लिखी थी। जफरनामा में हिंदी शब्द में सर्वप्रथम मिलता है और उसके लेखक सरफुद्दीन यज़दी हैं। फिर कहता है कि ये तो हिंदी शब्द तक आया। इसके बाद हम जानते हैं कि प्रथम हिंदी व्याकरण ग्रंथ कौन सा था। तो हमें हिंदी व्याकरण ही पढ़नी है, तो व्याकरण की इतनी सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए कि जहाँ से शुरुआत होती है उस व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या था। तो नाम तो ये इस प्रश्न चिन्ह हटाते हैं, व्याकरण ग्रंथ ही था। व्याकरण ग्रंथ ये पुस्तक का नाम था, व्याकरण ग्रंथ। अब ये आता है कि व्याकरण ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति कौन था। सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था जिसने हमारी खड़ी बोली हिंदी व्याकरण, खड़ी बोली हिंदी से या हिंदी का व्याकरण तैयार किया था, तो उसका नाम था जोहासन जेसुआ केटलर। आपको पता है अंग्रेज छोटे नाम तो रखते नहीं थे, बड़े नाम के साथ पैदा होते थे और बड़ा नाम रखते। जोहासन जेसुआ केटलर, इसका परिचय में आपको इतना ध्यान रख लेना है कि ये एक डच कर्मचारी था जिसने हमारा सर्वप्रथम हिंदी व्याकरण का ग्रंथ तैयार किया था। भले ही मायने में छोटा हो, बड़ा हो या कम रहा हो, लेकिन ये सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ तैयार करने वाला व्यक्ति था। तो ये एक डच कर्मचारी था, डच कंपनी का कर्मचारी, डच कर्मचारी। अब तक आपने सोच लिया होगा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, आपको पता चल गया होगा। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं संस्कृत का है। मैं बता दूं आपको ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द ये है हिंदी की सामान्य सी जानकारी कि कहाँ से हमें हिंदी शब्द मिला, विकास क्रम क्या रहा। पहले सिंधु कहलाए, हिंदू हुए, सिंधु नदी के किनारे बसने के कारण हमें सिंधु के बजाय पश्चिम देशों से संपर्क होने के कारण वो स को है बोलते थे और ध को द बोलते थे, इसीलिए सिंधु से हम हिंदू कहलाए, हिंदू आर्य या हिंदू कहलाए। फिर यहाँ जैसे स्थान विशेष हम कहते हैं कि ये नेपाल का है, वैसे हमें हिंद का कहने लगे। हिंद शब्द हमारे पास आने के बाद में हिंद शब्द में ई प्रत्यय लगा, ई प्रत्यय से हमारे सामने आया हिंदी शब्द। हिंदी शब्द सर्वप्रथम आया। फिर ये था कि हिंदी शब्द तो हमारे सामने आ गए, लेकिन लिखित रूप में किस पुस्तक में मिलता है, तो हमें लिखित रूप में सबसे पहले जफरनामा में मिलता है। अब जफरनामा मिलता है, हिंदी का शब्द का अर्थ मैंने बताया, हिंदी में कोई भी शब्द आपको मिलेगा उसका निश्चित रूप से
अर्थ आपको मिलेगा, अन्यथा वो हिंदी का शब्द नहीं हो सकता। मैंने बताया सार्थक और निर्थक दो शब्द होते हैं, निर्थक शब्द का हिंदी में कोई योगदान नहीं है, अर्थात नहीं होता। इसलिए हम इसका अर्थ देखते हैं तो हिंद का अर्थात हिंद का वासी, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू। कई विद्वानों ने अलग अलग अर्थ लगाए हैं, उसको हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे यहाँ। अगर भाषा का टॉपिक होता आपके तो हम बताते किसने हिंदुओं का अनार्यों का दमन करने वाला, दुश्मनों का दमन करने वाला किसने किसने क्या क्या माना इतिहासकारों ने, लेकिन हम इतना ही जानेंगे यहाँ हिंद का वासी। फिर एक किस पुस्तक में मिला, जफरनामा में, और जफरनामा लिखने वाले व्यक्ति थे सरफुद्दीन यजदी। सरफुद्दीन यजदी थे तैमूरलंग का पुत्र, तैमूरलंग के पुत्र थे जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी शब्द का ग्रंथ जफरनामा तैयार किया था। उसके बाद हम मिलते हैं कि प्रथम हिंदी व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो प्रथम किताब कौन सी थी जिसमें हमने व्याकरण शुरुआत की थी। हमें भारतीय, ज़्यादातर हम ऐसे प्रश्नों में भारतीय शास्त्रों में उपनिषदों में चले जाते हैं कि भी ऋग्वेद होगा, सामवेद होगा, किसी वेद में मिला, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर भारतीय इतिहास और राजस्थान का इतिहास की बात करें तो हमें अंग्रेज़ों द्वारा ही प्रदत्त मिलता है। अगर अंग्रेज़ों द्वारा मिला है उस इतिहास को हम नकार नहीं सकते। हमारे इतिहासकार तो ऐसे हैं जैसे उनकी बात 2 नंबर पर रखी जाती है। किसी का भी नाम ले सकते हैं, आपको पता है घोड़े वाले बाबा, कर्नल टोड, जिसने जो कह दी लो की लकीर है। वैसे ही उसी प्रकार हमारे जो इतिहास ग्रंथ है वो अंग्रेज़ों की देन है। लेखक जोसन जेसुआ केटलर, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हिंदी खड़ी बोली या व्याकरण ग्रंथ तैयार किया था। जो एक क्या था, इसके परिचय में इतना जान लेना आवश्यक है कि एक डच कंपनी का एक कर्मचारी था जिसको लगा कि मुझे हिंदी का एक व्याकरण तैयार करना चाहिए, तो उसने एक व्याकरण ग्रंथ तैयार किया। फिर मैंने ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा था कि ये अब आप सोचिए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। प्राय 1-2 एग्जाम में आए भी है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हमें निश्चित रूप से बिना सोचे समझे हम बता देते हैं संस्कृत भाषा का शब्द है, जबकि ऐसा नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। ये आप ध्यान से रखिए, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, यहाँ तक हमारी हिंदी की सामान्य जानकारी पूरी हुई। इसके बाद में हम देखते हैं हिंदी क्या है। बोली है, भाषा है, विभाषा है, उपभाषा है। तो हम देखते हैं हिंदी क्या है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखते हैं हिंदी। हिंदी का सामान्य परिचय हमने देख लिया है। अब देखते हैं भाषा। भाषा, भाषा वही बात, हम हिंदी में हर चीज़ में क्या देखेंगे, अर्थ परिभाषा। किसी भी शब्द का अर्थ या परिभाषा क्या होती है, अर्थ या परिभाषा। क्षेत्र, ये 2 चीज़ें जानकर जरूरी होती है कि भाषा क्या है। मैं आपको बता दूं, भाषा और शिक्षा, इससे 2 शब्द हैं, सभी व्यक्तियों को पता होता है कि क्या है, और पूछने पर एकदम शांति छा जाती है क्लास में कि क्या है। और जबकि आप अच्छे से जानते हो भाषा क्या है, आप अपने मन के भावों को दूसरे को प्रकट करने का, बताने का साधन क्या है भाषा। मन के भावों को प्रकट करने का साधन क्या है, भाषा है। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार से दी है। हम आपको बड़ी परिभाषाओं में उलझाएंगे नहीं कि आपको ये याद करनी है वो, बस सीधी सी बात है। कोई आपसे पूछे कि भाषा क्या है, तब आप मौन धारण नहीं करना है, बल्कि आपको ये बताना है कि अपने मन के भावों को प्रकट करने का साधन है, ताकि अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके, वो है भाषा। अब इसी प्रकार एक आपसे पूछा जाता है, मैं ये साथ में जोड़ देता हूँ, शिक्षा। आप पूछ लेते हैं कि शिक्षा क्या है, हम मौन हो जाते हैं, शिक्षा क्या है बता नहीं पाते। और जबकि सबसे पता है, हर एक शब्द शिक्षा के, आप जैसे कोई पूछे शिक्षा के एक शब्द वापिस आप बोल दीजिए, सीखना। सामने वाला ये कहेगा वास्तव में इसको पता है शिक्षा क्या। जीवन से मृत्यु तक सीखना शिक्षा है। सबसे अच्छी कोटेशन है, जीवन से मृत्यु तक सीखना शिक्षा है। लेकिन हम बता नहीं पाते, हमें सोचता है बहुत बड़ी रेफरेंस या डेफिनेशन परिभाषा देनी पड़ेगी, इसलिए मौन नहीं रहना। आपको हिंदी को बिंदास रूप से सीखना है, और आसानी से सीखने के लिए आप हिंदी का सामान्य परिचय आपको आना चाहिए। इसलिए भाषा, हम देखते हैं कि भाषा का परिचय क्या हो सकता है, अर्थ क्या हो सकता है। तो ये रही भाषा की परिभाषा और क्षेत्र। अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने का
साधन भाषा है। बस छोटी सी बात है, अपने मन में जो भाव आए हैं, मन में बात है वो दूसरों तक कह दीजिए, वो क्या है? भाषा। बस आसानी से याद कर सकते हैं ये। फिर एक क्षेत्र, कई बार ये होता है कि कह देते हैं हिंदी क्या है? एक बोली है। हम बोली नहीं कहेंगे, ये क्या है? क्षेत्र। बोली भाषा एक होती है बोली, एक होती है उपभाषा, उपभाषा या विभाषा, और एक होती है भाषा। ये तीन होते हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है, सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको बोली कहते हैं, और विस्तृत क्षेत्र में बोली जाए वो होती है भाषा। और इस बीच के तो ना तो बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में बोली जा रही है, ना बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जा रही है, ऐसे में बीच का जो होता है वो क्या होती है? विभाषा या उपभाषा। ये होती है बोली, उपभाषा, भाषा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन राजस्थानी बोली है या भाषा है और हिंदी भाषा है। इस प्रकार से आपको ये ज्ञात होना चाहिए। छोटे क्षेत्र में जैसे मारवाड़ी है, राजस्थानी है, ये भाषा है या उपभाषा है या विभाषा है। तो हिंदी हमारी क्या है? विस्तृत रूप में बोली जाने वाली। क्षेत्र कैसा रहेगा इसका? विस्तृत। विस्तृत, इसका क्षेत्र विस्तृत होने के कारण भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। अब एक ये भी आता है कि हिंदी भाषा राजभाषा है या राष्ट्रभाषा। तो आपको बता दें 14 सितंबर 1949 अभी तक हमारी हिंदी को क्या है? राजभाषा है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। हमें लगता है कि राष्ट्रभाषा है, जबकि ये अभी तक मुद्दा बना हुआ है राष्ट्रभाषा बनाने का, लेकिन अभी तक ये हमारी राजभाषा है। राज्य के कार्यों के लिए काम आने वाली 10 भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में बोली, जिले, स्टेट या राज्यों में बोले जाने वाली भाषा है, इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। जो आपको पता ही है कि हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं। इसके बाद में भाषा, आपको समझ में आया कि हिंदी क्या है? एक भाषा है, जिसका परिभाषा ये हो सकती है कि अपने मन के भावों को प्रकट करने का साधन भाषा है। क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का छोटा होता है। राजभाषा या राष्ट्रभाषा में कौन सी होगी? ये राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। इसके बाद में हम भाषा, हिंदी भाषा ये देख लिए। अब ये रहता है कि हिंदी भाषा, अब दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा। अब आपको समझ में आया हिंदी और भाषा। अब रहती है कि हिंदी, सामान्य परिचय के बाद हिंदी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कई बार तो हमें ये लगता है कि छोटी इकाई ध्वनि है, कई बार लगता है हमें वर्ण है, कई बार लगता है हमें शब्द है। ये तुक्के लगाने जैसी बात हो गई है कि किसी क्लास में पूछने पर कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हम बता देते हैं कि ध्वनि है, कुछ बच्चे बता देते हैं ध्वनि है, कुछ बच्चे बता देते हैं वर्ण है, कुछ बच्चे शब्द है। यानी कि अनविज्ञता बनी रहती है, ध्यान नहीं निश्चित रूप से। अगर जो ध्वनि बोल रहा है उसको भी ये पता नहीं है ध्वनि मेरा शोर अनुस्वर सही है या गलत है, तो हम इसी को अब बताते हैं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है और क्यों है। क्यों का उत्तर जब आप जानने लग जाओगे तो आप अपने उत्तर पर निश्चित हो जाओगे कि मैंने जो प्रश्न किया वो सही है। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, एक तो होता है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई। ऐसा अगर पूछा जाए आपसे तो निश्चित रूप से क्या होगी? वर्ण। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लेकिन आपसे अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ना मौखिक ना लिखित पूछने पर तो क्या होगी? वर्ण। और सबसे छोटी इकाई मौखिक पूछने पर ये शब्द आ जाए मौखिक, तो आपको निश्चित रूप से आपको पता होगा ध्वनि। ठीक है। इसके बाद में रहती है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अब एक शब्द आता है लिखित। लिखित इकाई
अब वापिस क्या आ जाएगी, वर्ण। वर्ण, ध्वनि, वर्ण। तो निश्चित रूप से आपने ये देखा कि हिंदी भाषा की आप सामने वाला ये प्रश्न में कहीं लिखित और मौखिक रूप तो ध्यान नहीं रख रहा है, लिखित और मौखिक। अगर आप मौखिक बोल रहे हैं तो ध्वनि, निश्चित रूप से आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि ध्वनियों को हम लिख नहीं सकते, ध्वनियों लिखी जाती है। हालांकि ठीक है, ध्वनियों से वर्ण बनते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं, लेकिन एक निश्चित रूप में ध्वनियाँ, कुछ ध्वनियाँ को लिख नहीं सकते, इसलिए वो ध्वनियों का रूपांतरण तो होती है। मौखिक इकाई ध्वनि और लिखित इकाई वर्ण, और दोनों ही न देखकर सीधा पूछे तो निश्चित रूप से वर्ण होगी। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। उसके बाद में हम देखते हैं कि हिंदी भाषा, ये रहेगी लाइन, आप इसे समझ रहे होंगे कि हिंदी भाषा ये शब्द है, इसको लाइन से दोबारा न लिखते हुए इससे आगे बढ़ रहे हैं हम। तो हिंदी भाषा हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब देखो क्या पूछ रहा है आपको अर्थ के आधार पर पूछ रहा है। कुछ वर्णों को छोड़ दिया जाए तो केवल वर्णों का अर्थ नहीं होता है, कुछ वर्णों को छोड़ दिया जाए, उसी वो वर्ण भी हम बात करेंगे कि किन सामान्य वर्णों का अर्थ होता है और किसका नहीं होता है। ज़्यादातर नहीं होता है, इसलिए 4-5 वर्ण ऐसे हैं जिनका अर्थ होता है, वो भी हम बात करेंगे। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। शब्द, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। शब्द का आपको अर्थ है, जैसे हमने लिख दिया राम, कमल, है ना, ये शब्द ही हैं, इनका अर्थ है। जलज, ये क्या है, शब्द है और इनका अर्थ है, और अर्थ है तो हिंदी भाषा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। और हिंदी भाषा की पूर्णतः इकाई पूछी जाए तो आपसे, हिंदी भाषा की पूर्ण इकाई होती है वाक्य। जैसे पूर्णता में उसमें कर्ता होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, कर्म होनी चाहिए, कर्म का विस्तार, इसे वाक्य बढ़ा सकते हैं, लेकिन कर्ता और क्रिया होनी चाहिए तो वो एक पूर्ण होगी। जैसे राम घर जाता है, राम खाना खाता है, सीता टहलती है, तो एक पूर्णता, वाक्य की पूर्णता दिखाई देती है, उसमें क्रिया भी है, कर्ता भी है, कर्म भी है, तो भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। ये रहेगी भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक इकाई, लिखित इकाई, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, और वाक्य की और हिंदी भाषा की पूर्ण इकाई। ये 4-5 हैं जो इनको आपको ध्यान में रखना होगा कि छोटी इकाई, बड़ी इकाई, लिखित इकाई, मौखिक इकाई और पूर्णता इकाई आप कौन सी होती है। अब निश्चित रूप से आप उत्तर देते हो तो आपको ये ज्ञात होता है कि मैंने ध्वनि उत्तर अगर बताया तो सही बताया, और सही क्यों बताया उसका रीज़न आपके सामने है। तो अब हम देखते हैं कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। वर्ण और अक्षर, वर्ण और अक्षर लगता है कि एक ही है, वर्ण भी एक जैसा होता है, अक्षर भी एक, लेकिन जिन ध्वनियों या जिनके सार्थक खंड न हो सके, जिन ध्वनियों के सार्थक खंड न हो सके, जैसे ए, क, ख, ये क्या है, वर्ण है, इनके सार्थक खंड हो नहीं सकते। अक्षर जो एक ही झटके में बोले जाए होते हैं, इनके भी सार्थक खंड नहीं हो सकते, लेकिन ये एक झटके में सार्थक खंड संभव नहीं है। सार्थक खंड संभव नहीं, सार्थक खंड संभव नहीं, वो क्या होंगे, अक्षर। लेकिन जैसे आम,
स्नान, ये इनको शब्द नहीं कह सकते, इनको अक्षर कहेंगे। ये बोलने के साथ जैसे आ बोलते हैं, आ के साथ ध्वनि आ जाती है मैं, न, स्ना, इनको सार्थक खंड हम नहीं कर सकते। ये अंतर होता है वर्ण और अक्षर में। इसके बाद में एक लिपि होती है। लिपि, लिपि क्या होती है? जिन मूल ध्वनियों को हमने चिन्ह मान लिया है, जिन मूल ध्वनियों को हमने चिन्ह मान लिया है वो लिपि हो गई हमारी। जैसे कई बार ये भी आता है कि शुद्ध शब्द चिन्ह, ये शुद्ध है या ये शुद्ध है, चिन्ह है या जैसे चिन्ह। अब शुद्ध इसमें कौन सा होगा भाई? तो आपको बता दें, जो नीचे पैरों में होता है वो पूर्ण होता है, इसलिए शुद्ध ये गलत है, चिन्ह मान लिया गया। एक ये लिपि हिंदी की कौन सी लिपि होगी? देवनागरी। देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि है। अब एक रहता है कि वर्ण, अब एक वर्णमाला, हम सामान्य जानकारी में ये सब चीज़ें आज देख लेंगे। ये आपके रजिस्टर के या कॉपी सर्वप्रथम पेज पर ये होनी चाहिए, जिससे हमें ज्ञात हो कि हिंदी की सामान्य चीज़ें क्या होती है। वर्णमाला क्रमबद्ध समूह को वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध आपने पढ़े होंगे, है ना, क, का, की, कु, इस प्रकार से जो हमने वर्णमाला पढ़ी है वो क्रमबद्ध समूह, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। और ये सामान्य से जानकारी, जैसे हमने वर्ण और अक्षर में भेद देखा, लिपि बताई और वर्णमाला बताई। ये लिपि, अक्षर, वर्ण और देवनागरी लिपि की बात की। इसके बाद में हम देखते हैं कि हिंदी वैज्ञानिक भाषा है या नहीं। वैज्ञानिकता, वैज्ञानिकता निश्चित रूप से हाँ। क्यों वैज्ञानिक भाषा? क्यों? हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। जैसे हम जाते हैं, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो वैसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। जैसा कि आपको पता है अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं है, उसमें आता है मैं पढ़ाता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, आई रीड को ट्रांसलेट करके हम लिखेंगे मैं पढ़ता हूँ। तो इसी प्रकार हिंदी भाषा में जैसे हम बोलते हैं वैसे लिखते हैं, इसलिए वैज्ञानिकता को धारण किए हुए हैं। ये थी आज हमारे हिंदी भाषा की सामान्य जानकारियाँ, जिससे आपके रजिस्टर में सर्वप्रथम पेज पर, पहले पेज पर ये सामान्य जानकारियाँ होनी आवश्यक है। इसके बाद में हिंदी के अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वर्ण रहेगा, और वर्ण के दोनों वेद हम पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन। नमस्कार।